अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो सीरियन लड़कियों की जो ख़रीदो फ़रोख्त थी सऊदी अरब में, उसके मुतल्लक है, और दूसरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लक है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, और मेरी सब लोगों से और ख़ास तौर पर आर्मी के जो ऑफ़िसर्स हैं और आर्मी के जो बाकी लोग इस वीडियो को देखें, उनसे मेरी दरख़्वास्त है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के बाकी जो लोग हैं उन तक इसको फॉरवर्ड करें। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर समी है, और मैं सऊदी अरब में बतौर सर्जन काम कर रहा था। तो उस वक़्त की बात है जब सीरिया तबाह होना शुरू हुआ, उस पर हर तरफ से हमले होने शुरू हो गए। तो हुआ ये कि बहुत सारे सीरियन जो थे वो तो वहीं मर गए, और जो बाकी लोग थे वो दूसरे मुल्कों में हिजरत कर गए। और कुछ लोग जो थे वो, बल्कि ज़्यादातर लोग जो थे वो अरब मुल्कों में उन्होंने हिजरतें की, जिनमें सऊदी अरब सरफ़हरिस्त था। अच्छा, ये जो सीरियन है ये बड़ी, और ये जो लबनानी है, ये 2 अरबों में बड़ी खूबसूरत कौमें हैं। इनके मर्द और औरतें आप देखें तो इंतहा दर्जे के खूबसूरत हैं, और सीरिया बज़ाते ख़ुद कोई गरीब मुल्क भी नहीं था। और जब ये लोग सऊदी अरब में आए तो इनको वहाँ पर ना तकरीबन भूखे ही मरना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटियाँ बेचनी शुरू कर दी। और सऊदी अरब के जो लोग थे वो तो अल्लाह के फज़ल से पहले ही, आपको पता ही है जो सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, कि सऊदी जो है वो औरतों का कितना भूखा होता है। ये इंतहाई खूबसूरत लड़कियां और इंतहाई कम उम्र की लड़कियां, माँ बाप ने 5 से 10 हज़ार रियाल उस वक़्त रेट था एक लड़की का। और ये जो सऊदी थे, ये इन्होंने इनको दूसरी तीसरी बीवी के तौर पे छोटे छोटे फ्लैटों में रखा हुआ था, चोरी छुपे। ज़्यादातर ने चोरी छुपे इनको रखा हुआ था। और अपनी बीवियां जो थीं, जो पहली बीवी थी इनकी, वो अपने बड़े बड़े घरों में और महलों में रह रही हैं, और इन बेचारियों को इस तरह ख़रीद के, तो यशी के लिए इनको ख़रीदा और निकाह इन्होंने कर लिए, और उनको फिर दूसरी तीसरी, किसी ने चौथी बीवी के तौर पे, और बूढ़े बूढ़े लोगों ने भी ख़रीद ली है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि गरीब कुछ लोग जो हैं वो इशारों पर खड़े होके कुछ पानी बेच रहे होते हैं, वाइपर साफ़ करते हैं, कुछ पैसे मांग रहे होते हैं। आप यकीन करें कि इंतहाई खूबसूरत लड़कियां हैं सीरियन, ये जो थी सऊदी अरब में, रियाद शहर को मैंने ज़्यादा देखा। तो रियाद शहर में ये लड़कियां जो थी इशारों पर पानी बेच रही होती थी। एक एक रियाल का उस वक़्त पानी बिकता था। तो ये कड़ी धूप में बेचारी, और शाम को और जिस टाइम भी, ये लड़कियां वहाँ खड़े होकर पानी बेच रही होती। और ये जो सऊदी थे, गुजरते गुजरते उनको जिन आँखों से देखते थे ना, वो आँखें, उन आँखों को वही पहचानता है जिसने सऊदी अरब में जॉब किया हो। अच्छा, जो थे ना सीरियंस, उनकी हालत ये थी कि उन बेचारों को कोई इशारा करे ना तो वो बेटी बेचने पे तैयार हो जाते थे। मेरे साथ एक सीरियन था, गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने मुझे उसके साथ कोई काम था, तो मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि मुझे तुम्हारे साथ काम है, लेकिन काम में तुमने किसी को बताना नहीं है, तो इसको ज़रा सीक्रेट रखना। वो डिपार्टमेंटल कोई इशू था, तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लेना था। अच्छा, वो मेरे पास आ गया। उसने समझा कि मैं लड़की ख़रीदना चाह रहा हूँ सीरियन। वो मुझे आगे कहता है कि आते सारी, मुझसे उसने बात ही नहीं की कि मैंने, मुझे क्या काम। मुझे कहता है कि तुम्हें सीरियन लड़की चाहिए, कोई मसला नहीं है, और तुम्हारी सैलरी अच्छी है, मैं तुम्हें 1 मिनट में ले दूंगा। अच्छा, इसी किस्म का एक वाक़या मेरे साथ इससे पहले पाकिस्तान में पेश आया। मैं मरी में था, तो उस वक़्त रशिया ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान पे। तो आपको याद होगा, जिन लोगों को उस ज़माने की बातें याद है, कि बहुत सारे अफ़गानी जो थे वो रेफ्यूजीज़ होके आए थे, और अफ़गानी लड़कियाँ कोयटा में किस तरह बिकना शुरू हुई थी। तो मेरे पास एक अफ़गानी लड़का हमने काम पे रखा हुआ था घर में, हम 2 डॉक्टर उधर होते थे। तो वो, मैंने उसे एक दिन कहा, वो जाने लगा, तो मैंने कहा यार अपनी जगह पे कोई हमें बंदा दे जाओ जो मंथली सैलरी ना ले, हमसे कोई ना इस तरह की डील कर ले कि पक्का हमारे पास आ जाए, और हम उसको साल की पूरी सैलरी इस तरह दे दिया करें। वो मुझे कहता है आप 20,000 रुपये खर्च करें, मैं आपको ना पक्का बंदा ला देता हूँ। हमने कहा कि चले ठीक है। वो बाद में पता चला वो 20,000 रुपये में 20 साल की एक लड़की ला के दे रहा था। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है, या आज की जो ये सारी स्टोरी है, ये इसका मकसद कोई अफ़गानियों को या सीरियंस को कोई लेट डाउन करना नहीं है। इसका जो असल मकसद है, वो मेरा आपको ये बताना था कि जिन लोगों के मुल्क ख़त्म हो जाते हैं, या जिन पर कोई दूसरा मुल्क कब्ज़ा कर लेता है, या जिनकी फ़ौज कमज़ोर हो जाती है, उनका फिर यही हाल होता है। उनकी जो बहू बेटियाँ, उनकी जो माएँ बहनें, वो सारी ना फिर गलियों बाज़ारों में इसी तरह बिका करती हैं।
और फिर ऊपर से रेफ्यूजीज़ की क्या इज़्ज़त है? आप खुद सोचें, जो महाजर होकर दूसरे मुल्क में आ जाता है, उसकी कोई इज़्ज़त होती है? अच्छा, मैंने ये आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये व्लॉग बनाने का एक और मकसद भी था कि आजकल देखें फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बातें की जाती हैं, पूरा आप भरे हुए हैं ये सोशल मीडिया। तो पहले तो बलोची थे और इधर-उधर के कबायली पठान थे, सिंध के इंटीरियर कुछ लोग थे। ये लोग जो थे ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे। अब देखें बदकिस्मती ये है कि पंजाबी भी जो हैं हमारे, वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो गए हैं। मैं देखें फ़ौज का कोई तर्जमान नहीं हूँ, ना मैं इनका कोई एजेंट हूँ। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप फ़ौज की मुखालफत करें, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज की के साथ दुश्मनी ना करें, क्योंकि ये फ़ौज है तो पाकिस्तान है, और अगर फ़ौज नहीं है तो फिर पाकिस्तान नहीं है, और अगर पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह ना करे, तो फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान की गलियों में हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, उनका वही हाल होगा जो कि सीरिया का हो रहा है। और अपनी माँओं बहनों को अफ़गानिस्तान की गलियों में बिकता हुआ देखने से करोड़ हा गुना बेहतर है कि हम मतलब उस ज़िंदगी से करोड़ हा गुना मौत बेहतर है। जब मैं ये कहता हूँ कि देखें फ़ौज के मतलब मैं ये कहता हूँ कि छोटी मोटी गलतियाँ या बड़ी गलतियाँ आपके ख्याल में या मेरे ख्याल में अगर फ़ौज कर भी रही थी या कर भी रही है, तो आज तक कभी किसी ने देखा है कि फ़ौज के अंदर कितना असला है और कितनी उनके पास पावर है कि उनका पूरे का पूरा यूनिट एक जगह पे चले और किसी मोहल्ले में आके किसी मोहल्ले की 100-50 लड़कियों को अगवा करके ले जाएं या इस तरह कर लें? इस तरह तो नहीं होता ना। ये हमारी अपनी फ़ौज है, ठीक है? लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज आ जाती है, सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है ना, जिस तरह उनकी लड़कियां वहाँ बिकी हैं अपने ही मुल्क में, जिस तरह उनकी इज़्ज़तें तार-तार हुई हैं, वो दूसरे मुल्कों की फ़ौज थी, उनकी अपनी फ़ौज ने कुछ नहीं किया। मैंने अगर ना सऊदीया में रियाद की सड़कों पे ये सीरियन लड़कियों को इस तरह सरेआम ज़लील होते हुए और वहाँ पे बिकते हुए ना देखा होता ना, तो यकीन करें मैं आपको फ़ौज की कदर करने को शायद इस तरीके से कभी ना कहता। अच्छा, मेरे साथ ना को 3-4 सीरियन डॉक्टर थे, वो भी स्पेशलिस्ट थे, वो वहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में काम करते थे। अच्छा, जब छुट्टी होती थी, हम लोगों को जब सालाना छुट्टी होती थी, तो हम तो 3 दिन पहले ही सामान खुशी से बांध रहे होते थे और चीज़ें ख़रीद रहे हैं कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, लोगों के लिए गिफ्ट ले रहे हैं। ईद आती थी तो हम पागलों की तरह पाकिस्तान भागते थे। अच्छा, ये जो थे 3-4 के 4, ये इनको जब सालाना छुट्टी होती थी यानी एनुअल वेकेशन जब होती है इनको, तो ये वहीं पड़े रहते थे अपने घरों में और वहीं घूम रहे होते थे हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द। तो हमें उनके ऊपर बड़ा तरस आता था और उनकी शक्ल देखने वाली होती थी, क्योंकि वो जाएँ कहाँ? उनका तो मुल्क ही ख़त्म हो चुका था। एक मज़बूत फ़ौज ही किसी मुल्क की हिफाज़त कर सकती है, और अगर सीरिया की फ़ौज मज़बूत होती ना, तो किसी और मुल्क को उसकी तरफ आँख उठा के देखने की कभी ज़रूरत ना होती। ये मैंने जो अपने थंबनेल के ऊपर लड़कियों की तस्वीरें लगाई हैं ना, ये आप भी ज़रा गूगल में जाएँ, मैंने वहीं से ली हैं। आप गूगल में जाके लिखें ब्यूटीफुल रेफ्यूजी गर्ल्स ऑफ सीरिया, आपको वहाँ पे सैकड़ों इस तरह की खूबसूरत लड़कियाँ नज़र आएँगी, और ये सारी बिकी हुई लड़कियाँ हैं। ये कोई 1 दफ़ा बिकी है, कोई 2 दफ़ा बिकी है। इनकी आपकी मतलब क्या ये इनकी, मैं ये पहले जैसे कह चुका हूँ कि क्या रिफ्यूजी की कोई इज़्ज़त होती है किसी जगह पे? रिफ्यूजी जो होते हैं, और ख़ास तौर पे रिफ्यूजी लड़कियां जो होती हैं, उनको तो हर शख्स कटी हुई पतंग समझ रहा होता है कि बस लूट लो जी, बस लूट का माल है। अच्छा, मेरी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ना तकलीफ़ होगी। उनको ये होगा कि ये आजकल के हालात में फ़ौज के हक़ में बोल रहा है। देखिए, मेरी बात सुनें, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोई उनका वो ट्रांसलेटर या उनका कोई इस तरह का एजेंट नहीं हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, बात ये है कि आप लोग फ़ौज के साथ करें क्रिटिसाइज़, आपकी अपनी फ़ौज है, वो आपको मेरा नहीं ख्याल कुछ कहेंगे, क्रिटिसाइज़ करने पे तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन दुश्मनी और चीज़ है, क्रिटिसाइज़ करना और चीज़ है, दुश्मनी और चीज़ है। और एक बात ज़हन में रखें, ये आप सबको भी पता है, क्रिटिसाइज़ जो भी कर रहा है उसको भी पता है कि वो फ़ौज की इंपॉर्टेंस से इनकार कोई नहीं कर सकता। मैं आखिर में अपने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को मज़ीद मज़बूत बनाए, ताकि हमारा मुल्क बचा रहे। और फ़ौज मज़बूत है तो मुल्क बचा हुआ है, और मुल्क इसलिए, फ़ौज की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मुल्क बचेगा तो हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त बचेगी। अगर अल्लाह ना करे
फ़ौज को कुछ होता है तो मुल्क को कुछ हो, या मुल्क को कुछ हुआ तो फिर उसके बाद हम किधर और हमारी इज़्ज़तें किधर। और अल्लाह ताला कभी भी हमें रिफ्यूजी बनने की तरफ ना लेके जाए। ये जो पनाह गज़ीन होना है और कैंपों में बैठना है, और लोग उसकी तरफ यूँ देख रहे होते हैं जैसे, यकीन करें गाँव में किसी मुसल्ली की तरफ इस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह के किसी रिफ्यूजी की तरफ देखा जाता है। अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, आमीन।